अब मैं अगले पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित करता हूं आईआईटी रुड़की के एमबीए डिपार्टमेंट के मैनेज डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी को। जोरदार तालियों के साथ मैं रजत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। रजत जी, आप मंच पर आएं। और इनका पॉडकास्ट लेने के लिए मैं राहुल कश्यप, वेलकम ऑन द डायस। ये हमारे जिस विषय पर टॉक करेंगे वो ये है कि जैन जी और इनोवेशन हमारे उत्तराखंड के किस तरह से हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे उनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और उस जैन जी जो आजकल बहुत चर्चा में है, इसके साथ वो क्या इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, क्रिएटिव हैं क्या, हम उन्हें उत्तराखंड के लिए किस तरह से हम उनकी क्रिएटिविटी को हम अटैच कर पाए, उन जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। उसी कुछ बातों को लेकर आज हमारे साथ प्रोफेसर रजत अग्रवाल अग्रवाल जी और राहुल कश्यप, जो उत्तराखंड जनमंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। हेलो। तो आज हम सब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देख रहा है। तो उसी सफर में सबसे पहले उत्तराखंड को डेवलप्ड बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं आईआईटी रुड़की के एमबीए डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी, जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट के फील्ड में एक बहुत ही पहचाना हुआ नाम है। सर, आपका हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे विकसित भारत है, तो विकसित भारत बनने के लिए पहले विकसित उत्तराखंड होना बहुत जरूरी है। तो विकसित उत्तराखंड को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी नजर में विकसित उत्तराखंड क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की एक बहुत अच्छी परिकल्पना हम सबके सम्मुख रखी है और उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे कि हमारी जो टोटल जीडीपी का साइज है वो विकसित भारत के समय में लगभग लगभग 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास होना चाहिए। अब उस 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर में उत्तराखंड का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके आधार पर हम विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना रख सकते हैं। आज का युग नॉलेज इकोनॉमी का युग माना जाता है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का युग माना जाता है और उसमें इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पेटेंट्स, इन सब का बहुत पूर्ण योगदान होता है। अभी उत्तराखंड उस गति से उस ओर नहीं बढ़ पाया है जिस ओर से नवाचार की दुनिया में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो विकसित उत्तराखंड के रूप में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हम कितने नवाचारी हैं, हम कितने इनोवेटिव हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि उत्तराखंड जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको किस प्रकार से हम सजो कर रखते हैं और विकास भी करते हैं। भौतिक विकास भी जरूरी है, आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने संसाधनों की कॉस्ट पर नहीं। तो ये सब जब बिंदुओं को मिलाकर हम देखते हैं तो उत्तराखंड के विकसित उत्तराखंड होने की एक परिकल्पना हमारे सामने आती है कि हमारे पास प्रकृति का भी वरदान रहे, हमारी भौतिक प्रगति भी हो और साथ साथ हम आध्यात्मिक रूप से जो जाने जाते हैं कि उत्तराखंड जो है वो देवताओं का द्वार है, देवताओं का वास है, तो आध्यात्मिकता भी यहाँ की बनी रहे। इस प्रकार से उत्तराखंड के विकसित उत्तराखंड होने की परिकल्पना को मैं देखता हूं। एक छोटा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट जो है उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। हम कोई भी एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कोई सिंपल बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए, आज की समय में दो चीजों के बीच में मुख्य रूप से हम विभेद करते हैं। एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज होती है और एक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है। तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को हम वो मानते हैं जहां पर आपका थोड़ा रिस्क अधिक होता है, जहां पे कुछ नवाचार का इन्वॉल्वमेंट होता है,
बिजनेस वो भी हो सकता है जो आपकी पीढ़ियों से चल रहा है और आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी एक तरीके से बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जा सकता। रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। रिस्क बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। ठीक है, तो हम वापस फिर अपने ट्रैक पर आते हैं। तो ये पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड किन एरियाज में हमें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ सकता है? ऐसा उत्तराखंड के पास, क्योंकि हम एक पहाड़ी राज्य हैं, तो क्या हमारे पास ऐसे कुछ मिनरल्स, एलिमेंट्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो रादर देन प्लेन एरियाज? भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रदेश की स्ट्रेंथ है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप ग्रास रूट इनोवेशंस कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता था और बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उनके बारे में वैज्ञानिकों का भी अपना मतभेद हो सकता है उन बड़े हाइड्रो पावर्स को लेके। क्या हम मिनी हाइड्रो पावर्स, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर्स के बारे में ज्यादा चर्चा करें, जिससे लोकल लेवल पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज भी प्रारंभ की जा सके। उदाहरण के क्षेत्र पे घराट आप जानते होंगे, क्या घराटों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और घराट के माध्यम से हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे चैंपियंस गांवों में खड़े कर सकते हैं और उसके माध्यम से जिस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी वो ना केवल लोगों को रोजगार देंगी परंतु पर्यावरण और बहुत बड़ी बड़ी जो विभीषिकाएं आ सकती है उनका भी ऑटोमेटिकली एक उत्तर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक वैल्यूज तक ही सीमित है, या फिर हमारी मोरल वैल्यूज, एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी भी उसका कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है? देखिए, जो विकास बिना सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के किया गया विकास है वो विकास नहीं, कभी ना कभी विनाश की तरफ आपको ले जाएगा निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, इन सबका विकास में बहुत बड़ा योगदान होता चाहिए। और दूसरा, आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। मैं जापान जाना होता है कई बार और मैं वहां के व्यापारियों को देखता हूं कि वो एथिक्स और वैल्यूज के आधार पर ही सारे बिजनेस की बात करते हैं। और भी जो आप जितने भी सफल व्यापारी लोग मिलेंगे उन सबसे जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके व्यापार का, उनके उद्योग धंधों का जो मूल है वो कहीं ना कहीं एथिक्स और वैल्यूज ही है। जब तक आप एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे, हाँ, ऐसा संभव है कि शॉर्टकट सक्सेस कुछ आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपको बिजनेस में भी सस्टेनेबल रहना है, आपको चरैवेती के सिद्धांत को फॉलो करना है कि आप बहुत लंबे समय तक बिजनेस कर पाए, आप हमारे देश के टाटास बन पाए, तो आपको निश्चित रूप से सस्टेनेबिलिटी, वैल्यूज, एथिक्स, इन सब का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बगैर आप बहुत लंबी दूर तक बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। उत्तराखंड 2047 में आपको कैसा दिखता है? मुझको कैसा दिखता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो सोच है वो थोड़ी भौतिकतावादी अधिक होती जा रही है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो आने वाला व्यक्ति है, मैं आपको एक उदाहरण के आधार पर बताना चाहूंगा। मुझको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि हर की पैड़ी पर जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को पैदल चलने में बहुत असुविधा होती है, पार्किंग से लेकर हर की पैड़ी पहुंचने तक। तो क्या हम कुछ बेहतर रास्ता बना पाए जिसकी वजह से जो यात्री हैं, जो तीर्थार्थी हैं, उनको कुछ सहूलियत प्रदान की जा सके। हमने प्राइमरी सर्वे किया और आश्चर्यजनक बात जो पता लगी वो ये पता लगी कि जब तक ये थोड़ा बहुत हम कष्ट नहीं उठाएंगे पैदल चलने का, तब तक वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अभी हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा हेलीकॉप्टर चलाने से, ज्यादा रोपवे बना देने से ज्यादा विकास होगा, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में किसी तीर्थ यात्रा पर जाता है उसको महसूस होना चाहिए कि तीर्थ यात्रा का किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। हमारी बहुत ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने से तीर्थ यात्राएं भी कई बार पिकनिक के रूप में कन्वर्ट होने जा रही हैं। तो जब हम अध्यात्म की जगह बहुत ज्यादा भौतिकतावादी प्रगति को देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमको दोबारा से एक इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है
कि उस इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से जीडीपी की दौड़ में रहना चाहिए, लेकिन जीडीपी के साथ साथ पर्यावरण, अध्यात्म, जो हमारी कोर वैल्यूज है उत्तराखंड की, उनके साथ कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, इस प्रकार का मुझको थोड़ा सा शंका महसूस होती है। और मुझे लगता है कि हमारे जो चिंतक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके मन में भी ये विचार कहीं ना कहीं आना चाहिए कि हमारी जो मूल बातें हैं उत्तराखंड की, उन बातों के साथ भौतिकता विकास में कुछ कंप्रोमाइज ना हो जाए। सर, जैसे ये जमीनी विचार यानी लोगों के अपने अनुभव और जरूरत से निकले नए सॉल्यूशंस, क्या आपको उत्तराखंड में ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं ग्राउंड लेवल पर? जी, दिखते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जहां पर लोगों ने किस तरीके से फॉरेस्ट फायर, एक जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए पेरूल जो पाइन निडल्स होता है, उस पाइन निडल से किस प्रकार से ब्रिकेट्स बनाए जाए, जिससे कि अगर जंगल से आपने पाइन निडल्स को साफ कर दिया तो आपकी जो जंगल में आग लगने की संभावनाएं हैं वो कम होती जाती हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओस, आईआईटी रुड़की जैसी संस्थाएं भी इसमें लगातार काम कर रही हैं कि वो पाइन को हटाकर और वहां पर उसका कुछ एक अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दिया जाए। नैनीताल के आसपास इस तरीके की बहुत सफल परियोजनाएं चली हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जी ने ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं चलाई हैं हेस्को के माध्यम से, जहां पर उन्होंने सोलर, सूर्य ऊर्जा को यूज करते हुए महिलाओं को उद्यमिता प्रदान की है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग चले हैं। आप अगर उत्तरकाशी जाए, देहरादून जाए, वहां पर उन्होंने इस तरीके के बहुत अच्छे प्रयोग चला रखे हैं, जिसमें हल्दी हो गया और आपका आंवला हो गया, इसके माध्यम से वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसे काम चल रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि उनको थोड़ा स्केल अप किया जाए, जिससे कि वो एक अच्छे सुचारू रूप से बिजनेस में कन्वर्ट किए जा सके। तो जैसे हालांकि आपने वो हर की पैड़ी वाला एग्जांपल जो हमें दिया है, मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या आईआईटी रुड़की लोकल लेवल्स पर इनोवेशन, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर आपसे, कि इनोवेशन के सेक्टर में क्या आईआईटी रुड़की इज हेल्पिंग आउट, या फिर ऐसा कर सकता है, या और ऐसा कुछ करने की जरूरत है? अ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक थोड़ा सा भ्रम रहता है कि आईआईटी के जो काम है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को लेकर ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ सालों से एक योजना प्रारंभ की है आईआईटी रुड़की में, उसका नाम है टेक सारथी। टेक सारथी योजना के अंतर्गत हम जो लोकल लेवल के सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे समाज के आसपास हैं, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेकर है, उस तरीके के सॉल्यूशंस पर ज्यादा काम करते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्न का अनुभव हो रहा है कि लगभग लगभग अब तक हम 300 ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं, जो रुड़की, हरिद्वार, भगवानपुर और आसपास की जो इंडस्ट्रीज और आसपास की जो सोसाइटीज है, उसके लिए हम काम करते हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि खैर वो उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर, हमने वहां पर गुड़ के लिए किस तरीके से बेहतर सोल्यूशन बनाए जाए, गुड़ में क्या वैल्यू एडिशन किया जाए, उस तरीके के काम भी आईआईटी रुड़की ने करके दिए हैं कि जो किसान गुड़ बना रहे हैं वहां पर उनको अपने प्रोडक्शन का बेहतर मूल्य किस तरीके से मिल जाए। क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू आपको मिल जाती है। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया था जो पाइन निडल्स के ब्रिकेट्स का था। उसमें आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेंटाना की। अब वो लेंटाना को यूज करते हुए हमने जब प्राइन मिकेट्स में उसको मिक्स कर दिया, तो उससे वो एक मॉस्किटो रिपेलेंट की तरीके से बन गया। और वो मॉस्किटो रिपेलेंट बनते ही उसका जो मार्केट प्राइस है, वो जो पहले 12 रुपए 14 रुपए किलो बिकता था, अब वो 50 रुपए किलो के हिसाब से ब्रिकेट मिलने लग गया है। तो इस तरीके के जो वैल्यू एडिशंस के काम है, वो आईआईटी रुड़की के बच्चे और आईआईटी रुड़की के अध्यापक बंधु मिलकर लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। इनोवेटिव आइडियाज अगर ये वैल्यू एडिशन जैसे किया और थोड़ा ब्रांडिंग की तरफ ध्यान दे, तो शायद काफी उसमें सक्सेस भी मिल सकती है। जी और आजकल बहुत सारे उदाहरण हम इंडिया में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे ये एमबीए चाय वाला एंड ऑल, ये सब चीजें चल रही हैं। जी जी जी। तो ओके, तो अब आते हैं हम अपने दूसरा जो हमारा इसका सब टॉपिक था, जेनजी की तरफ। तो जैसे नई पीढ़ी का योगदान
आज की जेनजी जनरेशन डिजिटल और फास्ट थिंकिंग है, क्या उनके पास उत्तराखंड को कोई नई डायरेक्शन में ले जाने की ताकत है? ऐसा आप मानते हैं कि जेनजी के पास वो ताकत है? देखिए, जेनजी जो है वो उसी हनुमान की तरह है। सर मैं एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूंगा, हमारे कुछ दर्शकों को पहले आप एक बार जेनजी की डेफिनेशन अगर बता सकते हैं तो जेनजी की डेफिनेशन बताने के लिए उत्तराखंड से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जितना पुराना उत्तराखंड है उतना ही जेनजी है। सो Exactly. जेनजी का जो पीरियड है जिसको हम 1997 टू 2012 मानते हैं, और उत्तराखंड का जन्म भी लगभग लगभग इसी दौरान हुआ था। तो उत्तराखंड भी अपने जेनजी वाले काल में जी रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो उत्तराखंड और जेनजी एक ही बराबर है बेस्ट लगभग। डेफिनेशन मुझे अभी तक ही लगी है। सो उत्तराखंड भी अब अगर हम अपने देश के जो अलग अलग प्रांत है, तो उसमें जेनजी प्रांतों को अगर आपको ढूंढना हो तो उत्तराखंड का उदाहरण उसमें सबसे अच्छा आपको मिल सकता है। अब आपने जो सवाल किया कि जेनजी उत्तराखंड के लिए क्या कर सकता है, तो देखिए जेनजी के बारे में जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो उसका जो सबसे पहला बिंदु है कि जेनजी जो है वो डिजिटल सेवी रहता है। उन्होंने वो ये एक तरीके से मोबाइल के साथ जिनका जन्म हुआ है, ऐसा आप उनको मान सकते हैं। क्योंकि भारत के लिए ये और भी ज्यादा अनुकूल बन जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो मोबाइल्स आए थे वो 96 के आसपास मोबाइल पहली बार भारत में आए थे, और 97 से ही जो पीरियड है उसको जेनजी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल एक तरीके से सबसे अधिक फिट होने वाली परिभाषा है। अब जो इसमें बात यह है कि भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर लोग बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं बना सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो तकनीक का। हेलो हेलो हेलो। उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले उद्योग धंधे तो लग नहीं सकते। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए जिस प्रकार के स्टार्टअप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड उसके लिए एक बहुत ही आदर्श लोकेशन है। जहां पर अगर सप्लाई चेन्स भी हो, या आईटी इंडस्ट्रीज हो, या टूरिज्म को आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं जिसमें होम स्टे आदि हो सकते हैं, इन सब चीजों को कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से स्केल अप करें, इसमें जेनजी का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। जेनजी उनको भी बोलते हैं जो समाज के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न होते हैं। आपको जेनजी अभी जिन जिन भी चीजों के लिए सुनाई पड़ता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अभी वो और दूसरे देश हो, उसमें आपको ये महसूस होगा कि उनका एक कंसर्न समाज के प्रति भी रहा है। अब जब उत्तराखंड एक ऐसा समाज है, एक ऐसा प्रांत है जहां पर हमारी जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो काफी मिलकर चलती हैं, हम बहुत ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी है, और इसमें जेनजी का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इस इंक्लूसिवनेस को एक आदर्श इंक्लूसिवनेस बनाया जा सके, जिसके लिए मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, और जेनजी इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये जो पारिवारिक सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि अगर जिस तरीके से परिवार स्ट्रेंथन होंगे, जिस तरीके से हमारी वैल्यूज स्ट्रेंथन होंगी, वो हमारी असली पहचान बनने वाली है कुछ समय में, आगे आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जो सोशली इंक्लूसिवनेस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये जेनजी के पास एक दो ऐसे महत्वपूर्ण उनकी स्ट्रेंथ है जो उत्तराखंड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। तो वैसे ये एक पर्सनल आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी कह लीजिए, मैं आपसे लेना चाहता हूं कि कैसे उत्तराखंड का युवा जॉब सीकर से जॉब गिवर बने, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी एटलीस्ट 95 टू 96% लोग अभी भी जॉब सीकर्स ही हैं। हम कभी भी किसी से पूछते हैं कि आप क्या करोगे, बड़े होके क्या करोगे, सो दे आर स्टिल सेइंग कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। नोबडी इज सेइंग कि मुझे ये करना है, आई वांट टू गिव जॉब्स टू पीपल, मुझे अपने सोसाइटी का भला करना है। तो इस बारे में आप क्या, आपका पर्सनल ओपिनियन या कोई एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें युवा से ज्यादा जो रोल है वो समाज का है।
हमारा जो समाज है वो केवल सक्सेस को अप्रिशिएट करता है, और हमारा जो समाज है वो फेलियर्स को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। सो ऑल ऑफ अस हेट फेलियर्स एंड वी ऑल अप्रिशिएट सक्सेस। जब तक आप फेलियर्स को भी अप्रिशिएट करना शुरू नहीं करेंगे, समाज में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस और युवा से जो आप बात कर रहे हैं कि वो जॉब गिवर बने बजाय जॉब सीकर के, वो तभी बन सकता है जब आप उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें, ना कि एंड रिजल्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। तो हमारा जो पूरा समाज है वो ये देखता है कि आपने अंत में क्या अचीव किया। आप हो सकता है वो अचीव ना कर पाए हो, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उस मेहनत को भी अप्रिशिएट करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जब तक आप की मेहनत को मैं रिकॉग्नाइज करना शुरू नहीं करूंगा, तब तक हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि मैं कोई सेफ पाथ ले लूं, और नौकरी सबसे सेफ पाथ बच्चों को लगती है। एग्जैक्टली, तो सेफेस्ट पाथ। आपको एक इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करने की आवश्यकता है पूरे समाज में कि हमको फेलियर को, हार्ड वर्क को भी अप्रिशिएट करना है, ना केवल एंड रिजल्ट को अप्रिशिएट करना है। क्या आपको आपको लगता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सही जगह मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरीके से बनी है, और उसके वजह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हर इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन का महत्व बढ़ा है। स्कूल्स में टिंकरिंग लैब्स प्रारंभ हो गई है। हर कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल प्रारंभ हो गई है। आज देश में मेरे ख्याल से लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल्स काम कर रही हैं। और इसी की वजह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि सन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार सरकार में आई थी, हमारे देश में लगभग लगभग केवल 4,000 पेटेंट एक साल में हुआ करते थे, और अब 2024 में 11 साल के बाद हमने एक साल में 1 लाख पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया है। तो कहां हम 4,000 पर अटके हुए थे, कहां हम 1 लाख पर आ गए हैं। 25 गुना जंप किया है हमने पिछले 11 साल में। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है, बताता है कि हम किस तरीके से अब एक ज्यादा इनोवेटिव सोसाइटी बनते जा रहे हैं। सर जी, ये जेनजी के पास एनर्जी तो बहुत है, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन पेशेंस मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो क्या उनके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले सस्टेनेबिलिटी की बात की थी, तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ या फिर लॉन्ग टर्म अगर हम उसकी उनकी विजन की बात करें तो ये उनके लिए चैलेंज नहीं होगा? अब इसका जो उदाहरण है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंटोरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जेनजी से सही चीज करवाने में। अब अगर मेंटोरशिप वीक होती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमने उस बहुत बड़ी एनर्जी को खुला छोड़ दिया। अब जब वो इतनी बड़ी एनर्जी है और उसको खुला छोड़ दिया, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी धारा में जा सकती है। तो अब आवश्यकता यह है कि हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में अच्छी मेंटोरशिप डेवलप करें। जो जेनजी की जो एनर्जी है, हमको बहुत सारे जामवंत चाहिए। जेनजी तो हनुमान है, अब बहुत सारे जामवंत की आवश्यकता है कि जो जामवंत उन हनुमानों को सही दिशा में लगाकर उनसे लंका का विजय प्राप्त करवा सके। अगर आपने हनुमान को ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसकी जो एनर्जी है वो हो सकता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाए, और जिस तरीके से उनकी जो पेशेंस की कमी है वो कुछ नकारात्मक चीजों में कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। सर वैसे मैं पूछना चाहूंगा पर्सनली, आप बेसिकली आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सर? मैं तो भारत से बिलोंग करता हूँ, और चूंकि इसकी कहानी अगर मैं बताने लगूंगा तो लगभग लगभग 10 राज्यों से मेरा पारिवारिक संबंध है। तो अब ये कहना कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर मैं व्यक्तिगत राय में भी नहीं देता हूँ। ये तो फिर भी एक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि अगर आप 20 साल के एक युवा हो अभी, और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो आप किस आइडिया पर काम करते हैं अभी? देखिए, मेरे
पास इस समय 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवा को तुरंत कुछ काम किया जा सकता है। उत्तराखंड के बहुत सारे एरिया में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकें? अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं ले आऊं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है। दूसरा, उत्तराखंड में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, अवेलेबल है, और निश्चित रूप से ये हमारी आज की आवश्यकता भी है। तो यदि मैं उत्तराखंड का पढ़ा लिखा युवा हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस सोर्स को यूज करते हुए भी कोई एक अच्छा बिजनेस एंटरप्राइज बना सकता हूं। तीसरा, उत्तराखंड में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। अब मैं ऐसा टूरिज्म जो कि सस्टेनेबल ग्रीन टूरिज्म हो उसको भी ध्यान में रखते हुए नाना प्रकार के उद्योग धंधे बना सकता हूं। तो ये सब चीजें मेरे इमीडिएट दिमाग में आती हैं कि अगर मैं उत्तराखंड का युवा हूं तो इन सब चीजों में जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मैं ऐसा बिजनेस बना सकता हूं जो कि पर्यावरण के भी साथ रहेगा और बहुत अच्छे आर्थिक रिटर्न भी मुझको देगा। तो आपके हिसाब से अगले 10 साल में उत्तराखंड को किन 3 सेक्टर्स में काम करना चाहिए? हालांकि मैं समझ चुका हूं, आपने टूरिज्म को बोला है, और मतलब जो जॉब क्रिएशन के बेसिस पर अगर अगर मैं बात करूं तो कौन से आपको ऐसे 3 सेक्टर्स लगते हैं जिसमें उत्तराखंड को काम करने की जरूरत है, जिससे जॉब क्रिएशंस भी हो? और एज अ नीति में मान जानना चाहता हूं। निश्चित रूप से हमारा जो प्रदेश है उसका AQI बहुत बेहतर है। तो Exactly. एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, और हेल्थ में भी जो आयुर्वेद, योगा, इनको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम उसके ऊपर काम करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। दूसरा जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम सोलर हो गया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हो गए हाइडल के, तो उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। तो ये दूसरा सेक्टर हो सकता है। और तीसरा, जो हम सब जानते ही हैं, टूरिज्म। तो ये 3 सेक्टर मुझको ऐसा लगते हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करेंगे और ये हमारे जो बेसिक हमारी स्ट्रेंथ है उन सब से भी मैच करता है, तो एनर्जी और टूरिज्म और हेल्थ केयर, ये 3 सेक्टर्स ऐसे समझ में आते हैं मुझको जिसमें यहाँ के लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको लगता है कि जैसा आपने बताया कि ये टूरिज्म और ये जो ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है हमारा, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर होते हैं, तो इनको जमीनी इनोवेशन से जोड़ा जा सकता है? जी, जमीनी इनोवेशन से इस तरीके से जोड़ा जा सकता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले घराट का उदाहरण दिया था। अब घराट हम इसलिए नहीं यूज कर पाते हैं क्योंकि घराट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है। अब घराट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम इस तरीके से बनाए कि घराट केवल बिजली पैदा करने के लिए या आटा चक्की के रूप में ना रह जाए, बट उसके साथ अब बहुत सारे और दूसरे मसाले और कुछ इस तरीके के सेमी प्रोसेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे कि वहां पर इनकम जनरेशन का ज्यादा अच्छा सोर्स बन सके। हमने कुछ इस तरीके के प्रयोग, उत्तरकाशी के पास एक गांव है डुंडा, वहां डुंडा ब्लॉक में इस तरीके के प्रयोग किए हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से सफल रहे हैं। तो ये जो एक सस्टेनेबल एनर्जी का सोल्यूशन है, वो ना केवल एनर्जी बल्कि वो और भी कई सारी चीजों को अपने साथ जोड़कर एक अच्छा खासा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की तरीके से किया जा सकता है। जो आपका सवाल था कि हम उसको कैसे ग्रास रूट इनोवेशन से जोड़ सकते हैं। दूसरा, इसी में मैं आपको और उदाहरण देता हूं कि आप अगर इस तरफ जाए जहां पर लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम किया है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को कल्टीवेट करने के लिए, चूंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या दूसरे प्रांतों की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें काफी अंतर है। अब आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी नालियों में किस तरीके से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अपना यील्ड भी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आपको नाना प्रकार के ऐसे लो कॉस्ट इनोवेशन, जिनको हम ग्रास रूट इनोवेशन कहते हैं, फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, उनके उदाहरण उत्तराखंड में मिलते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हीं क्षेत्रों में बहुत अच्छा एक तरीके से
ग्रास रूट इनोवेशंस का उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली सर, अगर आपको एक मैसेज देना हो उत्तराखंड के युवाओं के लिए, तो वो क्या होगा? उत्तराखंड के युवाओं के लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या जो रही है पिछले कई वर्षों से, कि यहाँ से बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है और बहुत सारे गांव पूरी तरीके से पलायन के शिकार हुए हैं। और जिन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए उत्तराखंड का युवा बंबई, दिल्ली और महानगरों में जा रहा है, अब बहुत सारी वही अपॉर्चुनिटीज उत्तराखंड में उपलब्ध हो सकती है। तो हमको बजाय दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में, दूसरे शहर में जाकर अगर अपने संसाधनों को, अपने यहाँ अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उसमें थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ना केवल आपका जो डेवलपमेंट आप सोच रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो एक पहला संदेश तो यही है कि बजाय बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के, अपॉर्चुनिटीज को अपने घर के अंदर ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, उत्तराखंड में भी अब आज के समय में जितनी भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे उपलब्ध हैं। आप आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर प्रकार के जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं वो उत्तराखंड जैसे राज्य में, छोटे राज्य में उपलब्ध है। ये भी अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है हमारे सबके लिए। तो इन अपॉर्चुनिटीज का, इन सारे संसाधनों का लाभ यदि उत्तराखंड का बच्चा नहीं लेगा और दूसरे प्रांतों के बच्चे आके लेंगे, हम तो हैं सब भारतीय, लेकिन जहां पर हमारा घर है वहां हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। तो जितना ज्यादा इन सारे रिसोर्सेज का फायदा उत्तराखंड का बच्चा लेगा, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से इन चीजों को कैपिटलाइज कर पाएगा। तो ये दो मेरे संदेश मुख्य रूप से हैं कि अपॉर्चुनिटीज बाहर ना देखें, अंदर देखें, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका भरपूर उपयोग करें। आपको निश्चित रूप से अपने गांव में रहकर ही ज्यादा अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बजाय किसी महानगर में जाके जहां पर प्रदूषण भी है, जहां पर अपनापन भी नहीं है, वहां आपको उतनी सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून आपको अपने गांव में मिल सकता है। ऐसा मेरा संदेश है यहाँ के युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी। आपने इनोवेटिव, क्रिएटिव आइडियाज से हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मेरा भी सौभाग्य। धन्यवाद प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी। और हमारे कोरेस्पोंडेंस राहुल जी, हमारे साथ एनआईएच के जो साइंटिस्ट आए हुए हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, उन्हें जाना है। और मैं अपने पीएसएम पीजी कॉलेज के अध्यक्ष मुमताज शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि इनको मोमेंटो देकर इनको उत्तराखंड जनमंच की तरफ से सम्मानित करेंगे। सर, आपका स्वागत है। एक मोमेंटो। एनआईएच के साइंटिस्ट ने अपनी बात की आपदा में